अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद, और आज इतनी चीज़ें बिहाइंड द सीन डिस्कस हो चुकी हुई थी कि मुझे लग रहा था कि टाइम जो है ना वो कम है और ओपनिंग मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि डांसेस के जॉनरा मैंने सुने हैं कि हाँ जी शादियाँ हो रही हैं, बॉलीवुड डांस हो रहा है, अच्छा हिप हॉप हो रहा है, भंगड़ा हो रहा है, लेकिन क्लासिकल में कथक और पाकिस्तान में और फर्स्ट मेल और पठानों वाली साइड से कुछ चीज़ें ऐसे इंटरकनेक्ट हो रही थी। मैंने कहा नहीं यार, मैंने जाना है, मिलना है, इंटरव्यू करना है और उससे पहले सारी स्ट्रगल सुननी है। तो बिल्कुल आप लोग आज एंजॉय करने वाले हैं, कुछ स्टेप्स कुछ सीखने वाले हैं, कुछ स्ट्रगल देखने सुनने वाले हैं और फ्यूचर क्या प्लान्स है, ये सारा कुछ आज होगा। मैंने कहा ना आज ओपनिंग मेरी बहुत लंबी होने वाली, तो मैं इसको शॉर्ट करूँगी। मेरे साथ है खानज़ादा असफंद यार खटक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदाब अर्ज़ है। आदाब अर्ज़। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच सबसे पहले टाइम देने के लिए। और पहला ही सवाल ये होगा कि आपने डांस यानी ये क्लासिकल कथक कैसे आपके अंदर शौक़ आया कि यार पढ़ते पढ़ते में हम पढ़ रहे थे तो बैचलर्स कर रहे थे, तो अपनी पहले हिस्ट्री बताएं क्योंकि यू आर प्रॉपर क्वालिफाइड। मेरा ताल्लुक़ खुशहाल खान खटक की 12वीं पुश्त से है और कोहाट के इलाके टेहरी से मेरा ताल्लुक़ है। तो कथक का शौक़ और रक़्स का शौक़ मुझे बचपन से ही था और ए लेवल के दिनों में सन 2000 में मैंने रक़्स सीखना शुरू किया बाकायदा कथक। और फिर मैं मादाम इंदु मिठा जी, माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम, 92 साल की, उनका मैं एक अदना सा शागिर्द बना। और मादाम इंदु मिठा जी वो हैं जिन्होंने सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी उनको नवाजा गया है। तो उनसे मैंने कथक और भरतनाट्यम, जो कि जुनूबी हिंदी क्लासिकी रक़्स है, ये मैंने उनसे सीखे। रक़्स जो है वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी जैसा है। जिस तरह मौलाना रूमी साहब ने फरमाया कि कायनात का हर ज़रा रक़्स में है, गर्दिश में है, तो मैं भी उसी तरह फिर गर्दिश में हूँ, रक़्स में हूँ। चूँकि मौलाना रूमी साहब ने ये भी फरमाया है कि खुदा तक पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं और मैंने रास्ता इख्तियार किया है रक़्स का, मौसीकी का और तबस्सुम का, हँसी का और मुस्कुराहट का। तो रक़्स जो है आपको खुदा तक पहुँचाता है। रक़्स में देखिए जो क्लासिकी रक़्स जो है, इसमें जो 8 किस्में हैं हिंदुस्तानी क्लासिकी रक़्स की, उसमें जो कथक है वो शुमाल तरीन क्लासिकी रक़्स है। और जो शुमाली ख़ित्ता है हमारा, लखनऊ, दिल्ली, लाहौर, राजस्थान, तो जब मुसलमान आए तो उन्होंने जो ये कथक रक़्स था उसको एक दरबारी रक़्स बना दिया, उसको एक सेकुलर रक़्स बना दिया और उसमें लिबास भी तब्दील हो गया। शुरू में जो रक़्स था, कथक था, ये कथक असल में संस्कृत के लफ्ज़ कथा से निकला है, जिसका मतलब है कहानी। तो ये कथाकार जो थे या कथक करने वाले जो थे, ये एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और ये अपने अपने गांव की कहानियाँ सुनाते थे थ्रू रक़्स करके। जी, रक़्स के ज़रिए बाजे उनके साथ बंधे होते थे और ये एक गांव से दूसरे गांव जाके वो कहानियाँ सुनाते थे अपने अपने इलाकों की। तो शुरू में आप जो है ना फ़र्क कर सकते थे कि ये हिंदी क्लासिकी रक़ास है और ये जो है तुर्क, अफ़गान, पश्तून रक़ास है। तो जब मैंने ये रक़्स सीखे मादाम इंदु मिठा जी से, कथक और भरतनाट्यम, तो मैंने कहा मैं तो पठान हूँ, अफ़गान हूँ, पश्तून हूँ, खुशहाल खान खटक की 12वीं पुश्त हूँ, तो क्यों ना मैं पश्तो के साज़ पे, रबाब पे, तबले पे और सारंगी पे, सरिंदाब पे मैं ये रक़्स पेश करूँ। तो फिर मैंने एक मुरक्कब बनाया खटक कथक का, जिसमें तलवारें भी होती हैं, जिसमें रुमाल भी होते हैं और जिसमें घुंघरू भी होते हैं। तलवारें इसलिए कि मैं जो है वो नाइंसाफ़ी और नफ़रत के ख़िलाफ़ जंग कर रहा हूँ। रुमाल जो है, सुर्ख़ रुमाल, वो मोहब्बत का पैगाम है और घुंघरू जो है वो एक साज़ है जो कथक की बुनियाद है। खुशहाल खान खटक खुद अल्फाज का रक़्स करते थे, चूँकि शायरी अल्फाज का रक़्स है और मैं जो है आज़ा की शायरी करता हूँ। चूँकि आपकी सारी बात कट करी हूँ, इन्हीं सारी बातों में मैंने आपसे एक ये सवाल पूछना है कि जब आपने स्टार्ट लिया, आपने स्टैंड लिया कि पढ़ाई तो हो रही है लेकिन मैंने जो है अब कथक सीखना है, तो किस तरह की क्रिटिसिज्म या किस तरह की स्ट्रगल आपने फेस की?
जी, मैं तो जब मैं पढ़ रहा था, ए लेवल कर रहा था और बीबीए कर रहा था, उस ज़माने में मैं कथक भी सीख रहा था। तो वालिदैन को इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा बच्चा जो है वो पढ़ भी रहा है। फिर बाद में मैंने नौकरियां भी शुरू कर दी गैर सरकारी तंजीमों के साथ। तो सब कुछ ठीक जा रहा था उनकी यानी ख्वाब के मुताबिक। और फिर आहिस्ता आहिस्ता नौकरी के दौरान मुझे एहसास हुआ कि नौकरी तो मैं कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान जो है वो तवज्जो ज़्यादा कथक पे, रक्स पे होती है। तो फिर मैंने इस लिहाज से फिर मैंने अपनी एनजीओ बनाई एक। जिस तरह की नॉलेज अभी मुझे आपसे बात करके, आपको इंटरव्यू लेके हो रही है, तो मैंने नोट किया है शायद आपकी क्या जनरेशन इससे पहले भी अवेयरनेस नहीं है बेसिकली। हाँ, हम शायद हमें आइडिया है कि जी इस चीज़ को हम प्रमोट भी कर लेते हैं जी, ये शादियाँ हैं और इस तरह से बॉलीवुड डांस है, लेकिन इट्स सेल्फ आप सूफीज़म का बता रहे हैं, आप कथक का बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का कितना इनिशिएटिव है इस चीज़ को लेके, और आपने इट्स सेल्फ इस चीज़ को अवेयरनेस लाने के लिए कितनी स्ट्रगल फेस की है ऑल ओवर सोसाइटी में, या कोई एकेडमी आपकी कोई है? मैंने अपने घर पे ही एकेडमी बनाई है टेरी नवाब दरबार के नाम से, कि जिसके ज़रिए मैं जो है ना कथक सिखाता हूँ, हिंदी क्लासिकी रक्स कथक, और यहाँ पे मैं अफ़गान लोगरी रक्स सिखाता हूँ, और दीगर इसके अलावा जो हमारा अता है जो पश्तूनों का कौमी रक्स है वो भी मैं सिखाता हूँ। और ये सारे रक्स सिखाने का मकसद ये है ताकि लोगों में आगे ही आए। जिस तरह हमारे यहाँ पे कल्चर है कि आर्टिस्ट को उस तरह से कह लें कि जितना वो अपनी पूरी ज़िंदगी में इनपुट डालता है उस तरह का आउटपुट थ्रू गवर्नमेंट नहीं मिलता। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम इस चीज़ को रिकगनाइज़ करें, स्पेशली जो आपने जॉनरा बताया कथक का, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम है, बल्कि मैंने बहुत कम क्या सुना ही नहीं। यू आर द फर्स्ट जिनके साथ मैं बैठ के बात कर रही हूँ। देखिए, सरकार को ज़िम्मेदारी के साथ अपना जो कल्चर है, अपनी जो सकाफ़त है उसको अपनाना चाहिए। रक्स कथक हमारी सकाफ़त का अहम जुज़्व है, ठीक है। रक्स जो है और ख़ासतौर पे कथक, ये हमारी सकाफ़त का अहम जुज़्व है। इसको सरकार को इसकी सरपरस्ती करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने पिछले 70 सालों में कोई सरपरस्ती नहीं की। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, देर आयत दुरुस्त आयत, सरकार को सरपरस्ती करनी चाहिए। चूँकि पहले अगर ये कथक आपके सामने है या खटक डांस आपके सामने है, तो पुराने नवाबीन, पुराने सरदार, पुराने महाराजा इनकी सरपरस्ती करते थे। तो अब वो पाकिस्तानी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी सरपरस्ती करें। देखिए, अगर मेरा इदारा है टेरी नवाब दरबार, तो मैं तो एक महदूद लोगों को ही सिखा सकूंगा, चूँकि मेरे पास महदूद फंड्स होंगे। लेकिन सरकार के पास तो बहुत दौलत है, और वो मेरी और आपकी ही दौलत है, जिसमें मेरा खून पसीना भी शामिल है। तो सरकार को चाहिए कि हमारी खुशियों के लिए, हमारी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए वो कुछ इक़दाम उठाएं। और देखिए, नफ़रत, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी का जवाब सिर्फ मौसीकी, फ़नुल लतीफ़ा, रक्स, शायरी और ये सारी चीज़ें हैं। अगर इन्हीं पे आप पाबंदी लगा लेंगे, इन्हीं को आप जो है ना गैर कानूनी या नाजायज़ करार दे देंगे, तो आपके सामने फिर फहाशी, बेहूदगी और इंतहा पसंदी ही रह जाएगी। बिल्कुल। और अगर मैं आपकी कुछ अचीवमेंट्स पूछूं आपसे, जो आपने अब तक कहाँ कहाँ परफॉर्म कर लिया हुआ है? देखिए, मैं तो एक अदना सा रकास हूँ, लेकिन खुदा के फजलो करम से मौला मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है। मैंने अफ़गानिस्तान में एक शाही मेहमान के तौर पे, चूँकि खुशहाल खान खटक उनके कौमी शायर और मैं उनकी 12वीं पुश्त, वहाँ पे काबुल में, मज़ार शरीफ, बल्ख में, मौलाना रूमी के इलाके में जाए पैदाइश पे मैंने परफॉर्म किया है। मैंने मलेशिया में 2 दफ़ा परफॉर्म किया है। इसके अलावा फ्रांसीसी सफारत खाने में, जर्मन सफारत खाने में, पाकिस्तान के तमाम शहरों में। और ऑनलाइन जब से कोरोना की वबा आई है, तो इसने मुश्किल में हमेशा मौक़े होते हैं, तो इन मौक़ों को इस्तेमाल करके मैंने दुनिया के मुख्तलिफ़ एम्बेसीज़ के साथ और मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मैंने कोलैबोरेट करके ऑनलाइन बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है। और अब मेरी परफॉर्मेंसेस इंशाल्लाह बहुत जल्द यूरोप और अमरीकी ममालिक में भी होंगी। तो ये बात मेरे लिए बहुत काबिले यानी फ़ख्र है कि मुझे मौला इतने मौके फराहम कर रहे हैं, और इसमें सारी जो मेहरबानी है मेरी उस्तानी मादाम इंदु मिठा जी की है। बिल्कुल, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट वन, आपका अपकमिंग फ्यूचर जो प्लान्स हैं, जो आपने सोचा हुआ रिगार्डेड अपने इस टारगेट को लेके कि कोई एकेडमी बनाएंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं एनजीओ भी आप रन कर रहे हैं? मेरा जो
मकसद है ज़िंदगी में वो ये है कि जो भी मैंने गैर सरकारी तंजीमों के साथ काम किया है पिछले 15 सालों में, वो मैं रक्स के ज़रिए अब करूं। यानी इंसानी हुकूक, औरतों के हुकूक, बच्चों के हुकूक, ये मैं रक्स के ज़रिए इन पे मैं जो है ना एक पेशकश लोगों के सामने पेश करूं। माहौलियाती आलूदगी के बारे में, मौसमियाती तब्दीली के बारे में, ये सब कुछ चूँकि रक्स के ज़रिए ये एक ज़बान है, मुकम्मल ज़बान है जिसके ज़रिए आप सारे पैगाम दे सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं कुछ आपसे बेसिक जो स्टेप्स हैं कथक के वो तो आप दिखाएंगे, मैं भी कुछ सीखूंगी और आप हमें कुछ एक आध जो है ना अपना स्पेशल वन जो है ना हमें दिखाएंगे। ज़रूर, क्यों नहीं। कथक के कुछ बेसिक आप कह लें ताल या 3 ताल या स्टेप्स कह लें, जो भी वर्ड्स मुझे इजी लगे बोलने के लिए वो आप लोगों ने देखे, तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी आपकी यंग जनरेशन है, जितने भी लोग हैं वो देखेंगे, प्रमोट करेंगे और हमारे कल्चर में जिस तरह के डांसेस हैं या आप कथक जिसमें आ गया, क्लासिकल आ गया और भी बहुत सी जॉनर्स हैं, तो उसमें एक्सेप्टेंस लेके आएंगे। तो ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।